भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जबलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानस भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए नड्डा ने रानी दुर्गावती को किया नमन, करते हुए कहा है कि मैं कार्यकर्ता के नाते अपील करने आया हूं, समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आशीर्वाद मिले, हमारी पार्टी को मजबूती मिलना समय की आवश्यकता है। ये बात हम सभी मानते हैं। हमें ऐसी मानसिकता में पहुंचा दिया गया था कि हमने ऐसे ही चलना होगा। एक साधारण मनुष्य के मन में बैठा गया था कि बदलाव नामुमकिन है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में ये मानसिकता बदली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है, हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। नड्डा बोले, पहले जाति देखकर राजनीति होती थी, जातिवादी चुनाव जीतने के आधार माना जाता था, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति चलती थी। मोदी के आने के बाद जातिवाद, परिवारवाद, वोट बैंक की राजनीति को खत्म किया है। मोदी ने राजनीति की परिभाषा को बदल डाला है। हमने कोरोना में लॉकडाउन लगाने का सख्त फैसला लिया। मोदी ने कोरोना से लड़ना भी और विकास भी किया। हमने रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन बनाई और पूरे देश को वैक्सीन लगाई। मोदी टीका का नाम देकर विपक्ष बदनाम कर रहा था। लेकिन मैं आपको बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत एक अकेला देश है जो ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है और जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलता है, इंडिया इन इकोनॉमी इज अ ब्राइट स्पॉट। यानी अगर कोई उज्जवल तारा दिखता है तो वो भारत दिखता है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। भारत अलग है। 2013 का भारत और आज का भारत अलग है। मूडीज बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में भारत की ग्रोथ 2024 में 8% से ज्यादा सुनिश्चित है। ये मूडीज बोलते हैं। यानी दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज आज भारत की रेटिंग कर रही है और हमारे कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि वो तो बेरोजगार जरूर हो गए, वो तो जरूर बेरोजगार, लेकिन उनको कुछ समझ में आता नहीं है। उनको कोई आपसे लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कमी रही है, जानकारियों की कमी रही है। आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपके सामने में रखना चाहता हूं। इन्फ्लेशन रेट के बारे में ध्यान रखिएगा। रशिया का इन्फ्लेशन रेट 6.3% है। टर्की का इन्फ्लेशन रेट 60% है, 60%। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 93% है। जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट 10% है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4.6% है। ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि यूपीए की सरकार में इन्फ्लेशन रेट कभी भी 10% से नीचे नहीं आया, कभी नहीं आया, पूरे 10 साल में नहीं आया। ये हमको महंगाई से जा रहे हैं। अरे पढ़ लो कुछ, जान लो कुछ, दुनिया के आंकड़े देख लो कुछ। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो चाइना का ग्रोथ रेट 4.6%। चाइना जो विकसित चाइना जिसको बोलते हैं, उसका ग्रोथ रेट 4.6% है। फ्रांस, अ डेवलप्ड नेशन, जहां से हमने रेफर दिया, फ्रांस का ग्रोथ रेट है 1%। जर्मनी का ग्रोथ रेट है 5%। यूनाइटेड किंगडम का ग्रोथ रेट है 6%। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.1% और भारत का ग्रोथ रेट मोदी जी के नेतृत्व में है 6.5%। यह है विकास की बात, यह है विकास की बात। और ये तमाम मुसीबतों के बावजूद भारत आज कहां पर खड़ा है, उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आज जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको हम पछाड़ करके 11वें नंबर से आज हम 5वें नंबर की कॉलोनी बन गए। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप आशीष जी को भेजिएगा। मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2 साल में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था, 3रे मोदी जी के साथ बन जाएगा। ये भी आपको हमारी पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ है 9 साल के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं
तो 500% हमारा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज भारत में होगा, भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक होगा। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2014 में आप जब मोबाइल लेते थे तो उस पर लिखा जाता था मेड इन चाइना। 92% ऑफ द मोबाइल वो विदेशों में बनते थे और हमारे यहां आते थे। आज 90% क्या हो, इस तरीके से हमें आगे बढ़ने का प्रयास। और देश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि आज आप सब लोगों ने भी कोविड को देखा, हमने भी कोविड को देखा। ये शताब्दी में सबसे बड़ी पैंडेमिक जिसको कहते हैं त्रासदी थी, शताब्दी। किसी को नहीं मालूम था कि क्या इलाज हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, सारे पाश्चात्य देश फैसला नहीं कर सके बिटवीन इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटी। मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, इसमें वो फैसला नहीं कर पाए। और इसीलिए चाहे आप अमेरिका को उठा लीजिए, चाहे आप सारा यूरोप को उठा लीजिए, चाहे आप इसमें जापान को उठा लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लीजिए, ये फैसला नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और बोल्ड डिसीजन देकर के लॉकडाउन लगाया और कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए देश को 1.5 महीने 2 महीने में तैयार किया। और जब तैयार हो गया तो क्या कहा, जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन भी उठाया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये हम लोगों ने देखा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थीरिया की दवाई को आने में लगभग 30 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 40 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बनी थी और 2006 में भारत में आई थी। 100 साल लगे। लेकिन कोरोना 2020 में 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 20 को पहला केस डिटेक्ट होता है। अप्रैल 20 को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बैठाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश के लिए तैयार कर देते हैं। ये भारत बन जाता है, ये आत्मनिर्भर भारत बनता है। ये ऐसा है आत्मनिर्भर। और आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीन लगा करके विथ बूस्टर भारत तैयार हो गया। 1 साल के अंदर। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मैं उन दिनों आप लोग भूल जाते होंगे, आज याद दिलाना जरूरी है क्योंकि वो प्रासंगिक। उस समय बोलते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाओ। इसकी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुई है और खुद लगा लेते थे, अपने लगा के आते थे। मैं पूछता था कैसा लगा मोदी टीका। यानी देखो, देश को गुमराह करना ये कांग्रेसियों की आदत, ये विपक्ष की आदत। उस समय वो मोदी टीका बोलते थे। और आज मुझे खुशी है कि वैक्सीन मैत्री में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये भी हमको ध्यान है। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, वो हमारे यहां उसको डाक बोलते हैं। डाटी लेकर जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके लाती थी, चूल्हा जलाती थी। 200 सिगरेट के धुएं के बराबर के धुएं अपने फेफड़ों में लेती थी। आंखों में पानी आ जाता था, आंसू आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। और तब जाकर के वो घर के लिए 2 कप चाय बनाती थी। आज 9 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दे करके उनके जीवन में बदलाव लाया है।
आज बहनें लाइटर से गैस जलाती हैं, 5 मिनट में चाय पिलाती हैं, आधा घंटा में भोजन बना करके तैयार करती हैं। ये उनके जीवन में अंतर है। मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा, ये सुलभ शौचालय की बात, ये शौचालय की बात, स्वच्छता की बात, कांग्रेस ने खिल्ली उड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी की, उपहास किया। क्या कहा? ये प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से शौचालय और स्वच्छता की बात करता है, ये कोई लाल किले से बात करने की जरूरत है। ये वही कह सकता था जो इंडिया में पैदा हुए थे, जिन्होंने भारत नहीं देखा था। जिन्होंने भारत देखा था वो जानते थे कि भारत की तकलीफ क्या है। आज आपको मालूम है, आप लोगों को पता नहीं पर मैंने देखा है अपनी आंखों से। नेशनल हाईवे पे शाम को या सवेरे चले जाओ, बहनों का गांव से निकल करके झुंड की झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए निकला करती थी। क्या जीवन था, क्या अमानवीय जीवन था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को और उनके साथ 12 करोड़ बच्चों को इज्जत की जिंदगी देने का काम किया। 18,000 गांव बिना बिजली के थे। कांग्रेस को कभी शर्म नहीं आई, कभी लज्जा नहीं आई, कभी सोचा नहीं। 18,000 गांव प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया 1000 दिन के अंदर कोई भी गांव बगैर बिजली के नहीं रहेगा और 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। ये परिस्थिति आप देख रहे हैं। मैं एमएलए था, ये सौभाग्य योजना की भी मैं बात कर रहा हूं। मैं एमएलए था 1993 में। किसी एक घर को अगर बिजली देनी पड़ती थी तो हमारा जूनियर इंजीनियर पूछा करता था, साहब आपकी सिफारिश है इसलिए मैं आधी तार इसको दे रहा हूं, आधी तार इसको खरीदनी पड़ेगी और खंबा लेने के लिए गांव से लोगों को लेके आओ, खंबा कंधे पर लेकर के जाओ, जब खंबा पहुंच जाएगा तो मुझे सूचित करना, तब मैं तुमको बिजली लगाऊंगा। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है जब मैं विधायक बना था 1993 में। आज मैं लखनऊ के गांव में गया, लखनऊ के बगल के गांव में गया तो वहां एक मुझे सज्जन मिला लाभार्थी। मैंने कहा क्या हाल है? बोला मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला दोपहर को एप्लीकेशन का फॉर्म भराया और शाम को सूर्यास्त से पहले बिजली मेरे घर पहुंच गई। यह आज वार्तालाप होती है और कुछ बातों पर चर्चा होती है तो आपके माध्यम से वो समाज में प्रतिबिंबित होता है, एम्प्लीफाई होता है और समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप लोगों के साथ वार्तालाप होना मैं विशेष समझता हूँ। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमारे 64 योगिनी अपने माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ नंदकेश्वर मंदिर को भी और माता को भी हम नमन करते हुए, जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मैं जबलपुर में आऊँ और रानी दुर्गावती जी को याद न करूँ और उनके प्रति नमन न करूँ, उन्हें नमन न करूँ तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज चुनाव की बेला है। आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया। और जब मैं ये कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि वो मेरी पार्टी है, इसलिए नहीं कहता कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। मैं इसलिए कहता हूं कि आज ये समय की आवश्यकता है, ये प्रासंगिकता है, ये समय की नजाकत है, ये समय की को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना एक देश के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं ही नहीं सिर्फ मानता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मानते हैं।
और जब मैं कहता हूं कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है। हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे? हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे। इस तरीके की परिस्थिति आ सकती है। यह पॉलिटिकल चेंज है और मैं तो इसको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट ए चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर। राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन है। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति